नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। कल उत्तर प्रदेश के एक सीरियल किलर के बारे में मैंने आपको बताया था, सदाशिव साहू। कहा जाता है कि वो मनोरोगी था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना कन्फेशन 8 पेज का दिया था, उससे ये पता लगता है कि वो मनोरोगी नहीं बल्कि अपने दिमाग की, अपने मन की संतुष्टि के लिए एक के बाद एक हत्याएं उसने की थी। आज भी एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में आपको बताऊंगा। घटना की शुरुआत 3 फरवरी 2002, जो रिकॉर्ड्स में आ पाई, वो 3 फरवरी 2002 से है। गुड़गांव के बस टर्मिनस से बरेली जाने के लिए एक टाटा सुमो HR55T 8983 एक यात्री ने बुक कराई। टाटा सुमो के चालक का नाम था नरेश। जब वो वापस नहीं आया, 2 दिन में उसने वापस आने की बात कही थी अपने घर पर, तो उसके भाई रामनिवास ने भाई की मिसिंग यानी गुमशुदगी लिखवाई। वो दौड़ता रहा, लेकिन न तो उसके भाई का पता लगा, न ही उस टाटा सुमो का पता लगा। इस बीच में 2002 से 2004 के बीच में गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलवर, जयपुर, रेवाड़ी, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन से यात्रियों ने बुक कराई गाड़ियां, और फिर न गाड़ी कभी मिली, न ड्राइवर कभी मिले। उनके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उनका पता नहीं लगा। न पुलिस पता लगा पाई और न ही उनके घर वाले। ऐसे लगभग 27 मामले दर्ज हुए, जिनमें ड्राइवर की मिसिंग लिखाई गई, जो मैं गाड़ी के गायब हो गया, किसी यात्री ने गाड़ी बुक कराई थी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिल पाई। मैं ये बता दूं कि ज्यादातर गाड़ियां या तो बस टर्मिनस या बस स्टैंड या बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से की गई। रेलवे स्टेशन में जहां टैक्सियां मिलती हैं, वो जीआरपी का एरिया होता है, और 2002 से 2004 तक सीसीटीवी लगाने का चलन नहीं था, न तो रेलवे स्टेशन में बाहर की तरफ और न ही उससे निकलने वाले रास्तों पर कोई सीसीटीवी लगे थे। इसलिए इन सारे मामलों में, जिन जगहों में ज़्यादातर एफआईआर जीआरपी में लिखाई गई और बाकी स्थानीय पुलिस में, जिस थाना क्षेत्र में वो बस अड्डा हुआ करता था, लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की पुलिस ने अपनी अपनी विवेचना शुरू की। जिनको बहुत दिन तक यानी साल भर तक पता नहीं लगा, उन्होंने केस की फाइल बंद कर दी, यानी उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। किसी भी जिले के किसी विवेचक ने इस बात की कोशिश नहीं की क्या इस तरह की घटनाएं कहीं और हुई हैं। अगर किसी ने भी ये कोशिश की होती तो उसे आसपास के, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों से या जीआरपी से ये सूचना मिल जाती कि इस तरह की घटनाएं कई जगह हुई हैं। हो सकता है कोई समानता निकालकर विवेचना को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जाता। 2002 की इस घटना के बाद से 2004 तक, जनवरी 2004 तक लगभग 27-28 एफआईआर दर्ज हुई। 18 जनवरी 2004 को एक व्यक्ति ने जयपुर जंक्शन से एक टाटा सुमो गाड़ी किराए पर ली। उस समय तक टैक्सी ड्राइवर्स को यह पता लग गया था कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से टैक्सी की जो गाड़ियां हैं वो भी गायब हो गई हैं, और उसके साथ साथ ड्राइवरों का पता नहीं लगा है। तो ज्यादातर गाड़ियों में 2 ड्राइवर बैठने लगे।
और शायद उनको फायदा भी होगा, इसीलिए लगभग हर टैक्सी में 2 ड्राइवर या 1 ड्राइवर और एक परिवार का कोई आदमी बैठने लगा या चलने लगा। उस आदमी ने ड्राइवर चांद खां से, टाटा सुमो के ड्राइवर चांद खां से ये कहा कि उसे हापुड़ जाना है। हापुड़ में उसकी पत्नी और बच्चे हैं, बस जाऊंगा, पत्नी बच्चों को लेकर वापस आ जाऊंगा। बात 2100 रुपए पर तय हुई। चूंकि दोपहर के बाद का समय था, इसलिए ड्राइवर ने कैलकुलेट किया होगा कि मैं सवेरे तक वापस आ जाऊंगा। इस बीच चांद खां ने जब तय हो गई, सवारी गाड़ी में बैठ गई, तो चांद खां ने अपने भाई शराफत खां को बुलाया। बैठे हुए यात्री ने यह पूछा कि क्या इनको भी हापुड़ चलना है। उसने कहा नहीं साहब, ये मेरा भाई है, हम 2 लोग चलेंगे। आजकल टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जो हो रहा है शायद आपको पता नहीं है, इसलिए हम 2 लोग चलेंगे। शुरू में वो यात्री पहले उतरा, फिर चढ़ गया। उसे थोड़ा अनइजीनेस कह लें या इरिटेशन हुआ ये बात सुन के कि 2 आदमी चलेंगे। बहरहाल वो चल दिया और उसने अपनी बुकिंग जो कराई वो मुकेश खंडेलवाल के नाम से कराई। ये कहा कि मुझे हापुड़ तक चलना है। दौसा जिले के महवा पहुंचने पर गाड़ी ड्राइवर ने यानी चांद खां ने रोक दी और उससे कहा कि जरा हम एसटीडी बूथ पर जाकर घर वालों को बता दें। फिर उसका भाई भी शराफत खां भी उतर गया। दोनों भाई एसटीडी बूथ पे गए और उन्होंने अपने पिता गफ्फार खां को यह बताया कि वो एक सवारी लेकर हापुड़ जा रहे हैं, वहां से उसके परिवार को लेकर वापस लौटना है, कल सवेरे सवेरे तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे। बात खत्म हुई और वो वापस गाड़ी पर आ गए और वहां से गाड़ी चलने लगी। जब 2 दिन तक चांद खां और शराफत खां घर नहीं आए तो उनके पिता गफ्फार, जो रोडवेज के का जो वहां पर वर्कशॉप था, रोडवेज के वर्कशॉप में ड्राइवरी का काम करते थे, उन्होंने इस बात की मिसिंग लिखाई कि हमारे दोनों बच्चे फलां तारीख को गए थे और फलां नंबर से उन्होंने फ़ोन करके फलां जगह से उन्होंने बताया था कि मैं इस जगह से, जगह का नाम था दौसा के महवा, यहां से वो फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद से मेरे दोनों बच्चों का पता नहीं लगा है। उस समय डीएसपी महेंद्र भगत जयपुर के डीएसपी थे और वह जीआरपी में इस समय वो डीएसपी हैं, उस समय वो जीआरपी में सब इंस्पेक्टर थे और थाना प्रभारी जीआरपी जयपुर के थे मंसूर अली। मिसिंग जीआरपी जयपुर में लिखाई गई। उसके बाद पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंची जहां से उसने एसटीडी से फोन करना बताया था। छोटी जगह थी, सभी एसटीडी बूथ पर वो समय जो गफ्फार ने बताया था कि इस समय फोन आया था, रजिस्टर चेक किए गए तो वहां पता लगा वो पीसीओ मिल गया, जिससे फोन करके गफ्फार के घर पर, वो भी एक पीसीओ का इस्तेमाल करता था, उसके गफ्फार से बात करके उन्होंने ये बताया था कि हम लोग हापुड़ जा रहे हैं। पुलिस की उस टीम ने उस पीसीओ के रिकॉर्ड को खंगाला, हुलिया पूछा तो उसने एसटीडी बूथ वाले ने बताया कि गफ्फार खां को फोन करने के बाद एसटीडी बूथ से एक दूसरे नंबर पर भी फोन किया गया था। यह फोन था कासमपुर का, यूपी में, और जिस नंबर से कॉल किया गया था वो यूपी के एक चाय वाली मोटी महिला का नंबर था। पुलिस कासमपुर पहुंची, पूरी टीम। वहां उस महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके रिश्तेदार उदयवीर और राजू रजवा से बात करने के लिए
डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने फोन किया था। पूछने पर कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कौन है, बोले साहब बड़े फेमस डॉक्टर हैं। उदयवीर और रजवा अलीगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू की ही थी कि पुलिस ने जो टीम गई थी उसने अखबार में यह पढ़ा कि गंग नहर में छत बिछत हालत में दो भाइयों या दो लोगों के शव मिले हैं। ये यूपी में एटा जिले से पास हो रही गंग नहर की घटना थी। शव छत बिछत थे। एटा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद 72 घंटे इंतजार किया था। उसके बाद दोनों लाशों का दाह संस्कार कर दिया था और उनके पास उनके शरीर पर लिपटा हुआ एक कंबल और एक घड़ी पुलिस ने अपने पास रख ली थी, जो पोस्टमार्टम के समय शरीर पर बरामद वस्तु में रखी जाती हैं, पोटली बनाकर, जिस पर क्राइम नंबर पेन से लिखा जाता है। ये कासमपुर का नंबर था और एटा भी पास में था। पुलिस की वो टीम एटा पहुंची। एटा में संबंधित थाने ने जब बताया तो वो घड़ी और कंबल उनको दिखाई गई। घड़ी और कंबल देखते ही गफ्फार भी साथ में थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये हमारे बच्चों की लाश थी। उसके बाद ये पता लगा कि अच्छा, जब दोनों की लाश मिल गई तो मार्च अप्रैल 2004 में जीआरपी ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। उस समय के डीआईजी रेलवेज श्री हरिश्चंद्र मीना ने कहा अपने जीआरपी के इंस्पेक्टर मंसूर अली, सब इंस्पेक्टर महेंद्र भगत कि 1 दर्जन के आसपास आप सब इंस्पेक्टर और सिपाही ले जाकर ये देखिए कि ये लाशें गंग नहर में कैसे पहुंची, कहां इनके साथ ये घटना हुई होगी। पूरी डिटेल जांच पड़ताल की जाए। कई जगह पड़ताल और दबिश के बाद अलीगढ़ से उदयवीर और राज रजवा का पता लगा। उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने यह बताया कि जो मुकेश खंडेलवाल, जिस यात्री ने अपना नाम बताया था, दरअसल वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है और वो यूपी की जेल में पड़ा हुआ है। उसको किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो संभवतः हाथरस की जेल में बंद था। पुलिस की टीम हाथरस जेल में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, हाथरस का मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अलीगढ़ के पास के जिले में कहीं पर जेल में बंद था। रजवा की गिरफ्तारी और उदयवीर की गिरफ्तारी के बाद जब उस जेल का पता बताया गया तो पुलिस टीम उससे पूछताछ करने के लिए गई। उसने बता दिया कि किसी ने आपको गलत सूचना दी है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है और इस तरह का मैं BAMS डॉक्टर हूं, मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, उसने अपनी दुश्मनी वाले 2 लोगों का जो अलीगढ़ के रहने वाले थे उनको बता दिया कि ये 2 लोग थे जिन्होंने उन दोनों भाइयों की हत्या की है। पुलिस ने जब पूछा तुम्हें कैसे मालूम, तो उसने एक कहानी बता दी। पुलिस ने यकीन करके उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। गिरफ्तारी में उन दोनों लोगों ने, जिन लोगों का नाम उसने बताया था, उन लोगों ने किसी चीज या किसी तरह की लीड नहीं दी। कैसे हत्या हुई, कहां हुई, कैसे गंग नहर में फेंके गए, वो इनोसेंस प्लीड करते रहे कि नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता।
उन्होंने रंजिश भी अपनी बताई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से, लेकिन पुलिस ने कतई उनकी बात नहीं सुनी और जेल भेज दिया। इसी बीच उस समय के एसपी डॉक्टर प्रशाखा माथुर ने उनको एक दरखास्त जेल में बंद इन दोनों लोगों ने भिजवाई। उन्होंने कहा इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जब इन लोगों ने कुछ नहीं बताया तो हो सकता है इनकी यह बात कि मुझे रंजिशन फंसाया गया है ये सही हो। प्रशाखा माथुर ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर चलने वाले टैक्सी चालकों, दुकानदारों और तमाम लोगों से पूछताछ की एक टीम बनाकर और एक रफ स्केच उस यात्री का बनवाया जो उसकी टैक्सी जिसने किराए पर लेकर हापुड़ जाने की बात कही थी। यह स्केच डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मिलता जुलता था। जो लोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से बातचीत करने जेल गए थे उन्होंने उस स्केच को लेकर फिर जेल जाने की तैयारी की और जेल पहुंचकर उन्होंने उससे फिर से बात की। बात क्या की, वो फोटो चूंकि लिए हुए थे, स्केच लिए हुए थे, उसके जो पैरामीटर्स थे, यानी उसमें जैसे होठों, भौहों, माथे का, बाल की स्टाइल, ये सब देख के वो जानना चाहते थे कि क्या बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। जब वो जेल में गए तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि साहब आप लोग मिलने आए थे, उसके बाद एक जेल में बंद काजी शावेश नाम के एक व्यक्ति ने जो बंद था किसी छेड़खानी के मामले में, उसने मुझसे मिलके ये कहा था कि सर अगर दोबारा पुलिस टीम आए तो मुझसे बात जरूर कराइएगा। पुलिस की टीम ने, राजस्थान पुलिस की जेआरपी की टीम ने कहा कि ठीक है मैं बिल्कुल बात करूंगा, बुलाया जाए। डॉक्टर सावेश जो कैदी था उसने टीम को बताया कि साहब ये जो दो लोग आपने दो भाइयों के मर्डर में बंद किए हैं ये बिल्कुल बेकसूर हैं। दरअसल ये मर्डर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने ही किया है। पुलिस ने उनसे कारण पूछा कि तुम्हारे इस बयान का या तुम्हारी इस जानकारी का क्या आधार है। सावेश ने पूरी अपनी जानकारी का आधार बताया तो फिर पुलिस को अंदाजा हुआ कि शायद इसकी बात सही होगी। महेंद्र भगत जो डीएसपी उस समय इंस्पेक्टर थे, उनके मुताबिक उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज फोन नंबरों, स्केच वो बाकी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और उसके दोनों साथियों उदयवीर और राजू रजवा को पकड़ लिया। जयपुर में उनसे डिटेल पूछताछ हुई कि टैक्सी से, तब उन्होंने बताया कि टैक्सी से कासमपुर पहुंचने पर उसने अपने इन दोनों साथियों, महेंद्र शर्मा ने ही वो गाड़ी टैक्सी में तय की थी और उसने टैक्सी का नंबर और बाकी चीजें पीसीओ से बता दी थी। राजू रजवा और उदयवीर इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कासमपुर के पास। इनको देखते ही उन्होंने गाड़ी रुकवाई और ये कहा कि मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे साथ हापुड़ तक चलेंगे। उन दोनों को बिठा लिया और फिर ये कह के कि हम लोग नेचर्स कॉल के लिए गाड़ी रोक दो, हमें बाहर निकलना है। जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे बैठे हुए तीन में से दो लोगों ने अपनी अपनी बेल्ट निकालकर दोनों भाइयों की गर्दन कस दी। दोनों को मारने के बाद वो अपने फुफेरे भाई के यहां रात को ठहरा। फुफेरे भाई को इन तीनों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं तो उन्होंने सवेरे ही इनको अपने घर से रवाना कर दिया। मारने के बाद दोनों भाइयों के शव को हजारा नहर में फेंक दिया।
हजारा नहर के बारे में आपको बताएं कि हजारा नहर में मगरमच्छों की बहुत बड़ी संख्या है। कासगंज से होकर ये जाती है और जो वहाँ बांध है बुलंदशहर की सीमा में पड़ता है, जहाँ एटॉमिक पावर प्लांट भी है, वहीं से होकर निकलने वाली इस नहर में मगरमच्छों की संख्या बहुत है। और अपने सारे शिकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मारने के बाद हजारा नहर में ही फेंकी थी। उसके दिमाग में था कि लाश एक बार मगरमच्छ खा जाएंगे तो ये लाश कभी बरामद नहीं होगी और मैं बराबर निकलता चला जाऊंगा। जीआरपी पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। फर्जी आरोप में बंद किए गए जिन दो लोगों को बंद किया गया था, उनका 169 सीआरपीसी में एप्लीकेशन देके उन्हें जेल से छुड़वाया और उन्हें बरी कर दिया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से और उदयवीर और राजू रजवा से फिर शुरू हुई श्रेणीबद्ध पूछताछ, तरीके वाली, क्योंकि पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ज्यादातर टाटा सूमो गाड़ियां गायब हुई थी और उसके चालक भी गायब हुए थे। तब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताना शुरू किया। उसने ये बताया कि मैंने 1984 में बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS बिहार से किया था। अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसने अपनी एक क्लिनिक खोली और 11 साल तक अपनी क्लिनिक चलाई। उसमें उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद एक स्कैम हुआ था उस जमाने में, पेट्रोल पंप आवंटन का एक स्कैम हुआ था जिसमें उसने 11 लाख रुपए लगा दिए। बाद में ये पेट्रोल पंप आवंटन वाली जो कंपनी थी वो भाग गई और इसका 11 लाख डूब गया। उसके बाद इसने, जब बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक हुआ, 2001 के आसपास की बात बता रहा था, तो वो परेशान हो गया और उसने एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली। क्योंकि सारे घर वालों को बता रखा था कि गैस एजेंसी मिल जाएगी, तमाम लोगों को बता रखा था कि गैस एजेंसी मिल जाएगी, तो उसी नाम से गैस एजेंसी खोली और उसी समय उसने किडनी का बेचने का रैकेट भी शुरू किया। वो भी पर किडनी उसे 94 से 2004 के बीच में लगभग 125 किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इल्लीगली उसने गुड़गांव में, हरियाणा और बाकी जगह बेची। देवेंद्र शर्मा और उसके साथियों ने अपहरण, किडनी निकालने के बाद उनकी हत्या, टैक्सी ड्राइवरों की और टैक्सी जितनी लूटी है उसको हमेशा मेरठ में सोतीगंज में ले जाकर बेच दिया करता था और हर गाड़ी का 20 से 25 हजार रुपए उसे मिल जाता था। एक के बाद एक सारी हत्याएं। फिर उसके बाद उसने ये जो गैस एजेंसी जब चलाई 1994 में, तो उसने भारत फ्यूल कंपनी के नाम से ये गैस एजेंसी शुरू की। और जब ये डूब गया इसका पैसा, तो उसने अलीगढ़ के छर्रा वहां पर एक छोटी सी मार्केट है, वहां पर 1995 में एक भारत गैस एजेंसी के नाम से ही एक गैस की एजेंसी खोली और वहां गैस के सिलेंडर वो बेचने लगा। ये गैस के सिलेंडर वो लखनऊ से ले आता था और यहाँ पर उसे
ज़्यादा दामों में बेचता था, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इससे नहीं मिलता था। फिर वो दो लोगों के कांटेक्ट में आया, राज और उदयवीर, राज रजुआ और उदयवीर के। वो दोनों ही छर्रा के पास दलालपुर के रहने वाले थे। छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और खासकर गैस सिलेंडर की चोरी करते थे। इन दोनों से उसने बातचीत की और चोरी के गैस सिलेंडर कम दाम पे बेचने लगा, और जो लोग गैस सिलेंडर बुक कराते थे उनको वो सप्लाई करने लगा, एज इफ कि वो सही में उसको गैस की डीलरशिप मिली है, और फिर उसी से वो काम करने लगा। तीनों ने मिलकर कहा कि ऐसे एक एक चोरी, कभी कभी 4-4 10 दिन तक कोई सिलेंडर चोरी में नहीं मिलता था। इनने सबने प्लान किया कि जिन ट्रकों से लद के सिलेंडर्स आते हैं उनको रास्ते में लूटा जाए और गैस सिलेंडर लाकर इस एजेंसी पर उतारा जाए। इन तीनों ने मिलकर कई ट्रक ड्राइवर्स को अगवा करके, अपहरण करके, उनकी हत्या करके उन्हें फेंक दिया रास्ते में। सारे सिलेंडर लाकर अपने इस फर्जी गैस एजेंसी पे उतार दिया और ट्रक को ले जाकर सोतीगंज मेरठ में बेच दिया, जहां पर बताते हैं कि घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के भीतर ही, उसको कहते हैं काटना, ट्रक को काट दिया गया। लेकिन वो इतने एक्सपर्ट हैं जो अभी ये कारोबार पूरा बंद कराया गया है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। सोतीगंज में बिल्कुल एकदम तबाही कर दी, बुलडोजर से इन लोगों के सारे दुकान मकान गिरा दिए गए, तब ये काम बंद हुआ। वहीं पर ये ट्रकों को ले जाकर कटवा के उसका पैसा, यानी उसके पार्ट्स, एक एक पार्ट्स इतनी जल्दी डिसमेंटल करते थे, 2-3 घंटे में बड़ी से बड़ी गाड़ी को ये डिसमेंटल कर लेते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे बात खुलने लगी तो करीब 4 साल बाद वो ये फेक गैस एजेंसी चलाने के आरोप में लोकल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस ये कनेक्ट नहीं कर पाई कि इसने कई ड्राइवरों को, ट्रक के ड्राइवरों को मार के उन्हें हजारा नहर में फेंक दिया और सिलेंडर्स अपने यहां उतार लिए। पुलिस ने जब भी सिलेंडर्स के बारे में पूछा, उसने यही बताया कि ये सिलेंडर्स हम लखनऊ में फलां जगह से लाते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया तो पता लगा हाँ, पहले ये ले जाते थे। लेकिन इस बीच के सिलेंडर्स जो उसने ट्रक ड्राइवर्स को लूट के, मार के, उनके शव को हजारा नहर में फेंक के वो ले आता था, इसके बारे में पुलिस ने आगे की विवेचना नहीं की। यही वो सन था जब वो गिरफ्तार हुआ 96-97 में, और तब तक पूरी बात का पता लग गया था, गैस एजेंसी में ताला बंद कर दिया। और वो डॉक्टर अमित, जो किडनी रैकेट चलाने के बहुत ही इनफेमस डॉक्टर थे, गिरफ्तारी हुई, शायद अभी भी जेल में हैं, उनका साथ पकड़ लिया। गरीबों को, मजदूरों को जॉब दिलाने के नाम पर ले जाना और फिर वहां पर 5 से 7 लाख रुपए पर किडनी लेकर उनकी किडनी निकाल लेना। और एक जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अमित ने कम से कम 600 इलीगल किडनियों के ट्रांसप्लांट कराए थे, और उसको, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 5-6 लाख रुपए पर किडनी के हिसाब से मिलता था। डॉक्टर अमित पर जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो उसने फिर ये टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या का काम शुरू किया। जब जयपुर की जीआरपी पुलिस ने विवेचना शुरू की और जब उससे श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद जगहें पूछी गईं, तो सारी जगहों से, सारे टैक्सी स्टैंड से, चाहे वो रेलवे स्टेशन के हों चाहे बस अड्डे के हों, एक एक करके पुलिस ने लिखे गए मुकदमों की पड़ताल की। तो ये पता लगा कि सारे के सारे जगह टैक्सीज ने अलीगढ़ के नाम पर बुक कराए थे, क्योंकि छर्रा में वो बहुत साल तक गैस एजेंसी, छर्रा अलीगढ़ का कस्बा है,
गैस एजेंसी चलाई थी, इसलिए कोई पूछताछ न करे, कोई उससे अलीगढ़ के बारे में पूछ न ले। वो सबसे अलीगढ़ जाने के लिए कभी भाई को लेने, कभी पत्नी को लेने, कभी किसी को लेने के लिए वहां से जाया करता था। जब 2004 में पुलिस ने इसको जेल भेज दिया तो इसके ट्रायल शुरू हुए, एक के बाद एक ट्रायल शुरू हुए। लगभग 16 साल ये जेल में रहा और 28 जून 2020 को ये पेरोल पर, 20 दिन की पेरोल पे रिहा हुआ। पेरोल पे रिहा होने के बाद ये बेल जंप कर गया और ये वापस अपने गांव बिहार गया। बिहार से फिर ये वापस दिल्ली आया, जहां उसने एक लड़की से, बहुत ही यंग लेकिन विधवा लड़की से शादी कर दी और बपरोला में आकर रहने लगा। इसी बीच दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जो अलग अलग घटनाओं में वांछित थे, वांटेड लोग थे। ये वो चीटिंग स्कैम वहां पर कोई हुआ था, उसके वांछित लोगों की तलाश हो रही थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच राकेश पावेरिया ने यह बताया कि इसी बीच में उनको एक एरिया में एक आदमी के छिपे होने की बात बताई गई और यह भी बताया गया कि यह कहीं न कहीं से वांटेड है। मोहल्ले के लोगों ने यह इंफॉर्मेशन दी थी और जैसे ही इस पे दबिश हुई, ये वहीं पर पकड़ा गया। हालांकि ये मोहन गार्डन में वहां छिप कर रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये किसी जयपुर के आदमी को कोई बड़ा ठेका दिलाने के नाम पर चूना लगाने की कोशिश कर रहा था और शायद उसी इंफॉर्मेशन पर ये वहाँ पर पुलिस को सूचना मिल गई थी। मालिनी अग्रवाल एडिशनल डीजी राजस्थान जेल्स ने बताया कि उसको 28 जनवरी 2020 को पैरोल पर छोड़ा गया था और फिर बाद में जब वो पकड़ा गया उसके बाद उसे तिहाड़ जेल में रखा गया है और तिहाड़ से पहले वो हरियाणा की किसी जेल में बंद था। धीरे धीरे उसके ट्रायल का जो जयपुर ने जितने मुकदमे उसके खोले उसमें ट्रायल शुरू हुए। पहला कन्विक्शन इसको हुआ 2004 में दिसंबर में, जनवरी में पकड़ा गया था, 2004 दिसंबर में। एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या में इसे आजीवन कारावास हुई। अगला ट्रायल कंक्लूड हुआ मार्च 2007 को, जिसमें ये और इसके दोनों साथी को एक्यूज थे और ड्राइवर कमल सिंह की हत्या में इसे आजीवन कारावास हुई। इसके अलावा जब सारे मुकदमे इसके खुलते चले गए तो अलग अलग जिलों में इसे 21 टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या के आरोप इस पर फ्रेम किए गए, चार्ज फ्रेम किए गए। 14 मई 2008 को ड्राइवर नरेश शर्मा, जो मैंने आपको पहली घटना बताई थी, नरेश वर्मा, जिसकी न बॉडी मिली और न ही गाड़ी मिली, नरेश शर्मा की हत्या में गुड़गांव की एक कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई। ये अब तक कुल 8 हत्याओं में इसे फांसी और आजीवन कारावास 8 मामलों में हो चुकी है। बाकी के मामले इसके सब अभी चल रहे हैं। जिन जिन में चार्ज फ्रेम किया गया था वो सब चल रहे हैं और यही उम्मीद है कि एक एक करके, अब चूंकि बॉडी रिकवर नहीं हुई, गाड़ी मिली नहीं, गाड़ी मेरठ में कट गई या उस डिसमेंटल हो गई, जहां ये नहर में फेंकता था वहां पर अगर ये बात सही है कि मगरमच्छ बहुत हैं तो शव मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में ट्रायल किया जा रहा होगा, परेशानी जरूर होगी, लेकिन 7 इस तरह की हत्याओं में सजा दी जा चुकी है, बाकी में भी इसे जरूर सजा मिलेगी। पूछताछ में इसने ये बताया था कि जब इससे पूछा गया कि कुल कितनी हत्याएं की होंगी
तो इसने कहा 50 तक मैंने गिना था, 50 के बाद मैंने हत्याओं को गिनना बंद कर दिया। अलग अलग पुलिस के रिकॉर्ड और दर्ज एफआईआर के हिसाब से इसने किडनी निकालने के बाद की गई हत्याएं, इसने बस ट्रक के ड्राइवर्स जो सिलेंडर लेके आते थे उनकी हत्याएं, और ये 22 टैक्सी ड्राइवर्स की हत्याएं, ये लगभग 130 से या 140 के आसपास हत्याएं इस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने की हैं। और बहुत सी ढेर सी इसकी घटनाएं हैं जिनको इतने छोटे से स्पैन में टाइम में बता पाना संभव नहीं है। बहरहाल ये अभी भी तिहाड़ में बंद है। अलग अलग प्रदेश के कोर्ट्स में ट्रायल के लिए इसे ले जाया जाता है। कई जिलों में ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड होने वाला है, और जब जब इसे सजा होगी ये हमेशा लाइमलाइट में या खबरों में आपको पता लग जाएगा। आज की घटना, हालांकि आज की घटना सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे ट्रायल के समय अखबारों में और टीवी में डॉक्टर डेथ के नाम से बताया गया है। एक बात और बता दूं कि कोरोना के समय एक ये अफवाह चली जिसमें डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की फोटो लग के ट्वीट, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चली कि ये वो व्यक्ति है जो कोरोना से मरे हुए लोगों की किडनी निकालकर और वो ग्रे मार्केट में बेच रहा है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई, लेकिन उस समय में सोशल मीडिया में हर प्लेटफॉर्म पे इसकी फोटो छपी थी। मैं आपकी सुविधा के लिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की फोटोग्राफ कम्युनिटी पर अभी पोस्ट करूंगा। तो इसे ट्रायल के समय अखबारों में और बाकी मीडिया में डॉक्टर डेथ के नाम से संबोधित किया जाता रहा। और घटना उस समय की है जब एंड्रॉयड फोन नहीं थे। मोबाइल तो थे, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के पास पूरी तरह से मोबाइल नहीं आए थे। एंड्रॉयड फोन तो थे ही नहीं, सारा कम्युनिकेशन पीसीओ से होता था। चांद और शराफत दोनों भाइयों ने अगर उनके पास मोबाइल होता तो वो जरूर मोबाइल से ही अपने पिता से बात करते, लेकिन रास्ते में दौसा जिले में जहां उन्होंने गाड़ी रोकी थी, पीसीओ के माध्यम से ही अपने पिता गफ्फार से बात की थी। और चूंकि किसी तरह की न तो सीडीआर का कोई मतलब था, न मोबाइल इन लोगों के पास था, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का भी कोई मोबाइल नहीं था, उसके साथ पकड़े गए दोनों राजू रजोआ और उदयवीर, इनके पास भी कोई मोबाइल नहीं था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन कतई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेस पर नहीं हो पाई थी। वही गवाहों के बेस पर ये सारी एविडेंस, ये सारे ट्रायल चले हैं। और पुलिस को इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपने ही प्रदेश, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ टैक्सी ड्राइवर्स के गायब होने की एफआईआर लिखाई गई है उसका पता करते, उसको कनेक्ट करते, क्योंकि सब जगह अलीगढ़ जाने के लिए कम से कम राजस्थान में सभी जगहों पर, राजस्थान नोएडा और गाजियाबाद से जो सवारी इसने टाटा सुमो की थी टैक्सी के रूप में, वो अलीगढ़ जाने के लिए ही की थी। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अब का जमाना है ओला उबर का, जिसमें टैक्सी ड्राइवर का नंबर भी होता है। आप उसे उसी नंबर पर कॉल करते हैं या वो आपको आपके नंबर पे कॉल करता है जो आपने ओला या उबर में रजिस्टर कराया होगा। और किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ये दोनों ही कंपनीज अपने ऐप से वो सारी एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दे देती हैं जो उनसे डिमांड की जाती है कि इस टाइम पर आप किस रोड पे थे, कौन सा ड्राइवर था और कस्टमर ने अपना कौन सा नंबर रजिस्टर कराया था। इसलिए इसमें कहीं बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन आज भी बड़े रेलवे स्टेशंस पर, बड़े बस स्टैंड पर लंबी दूरी तक सवारी ले जाने वाली टैक्सियां ओला उबर की नहीं हैं। और यही वो उस तरह की गाड़ियां हैं जिनसे अब भी क्राइम होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते।
मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से को यही सलाह दूंगा कि आपको अगर किसी इमरजेंसी में ओला या उबर पे आप, या बहुत से लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग लोग, पुराने लोग जो बहुत टेक्नो सेवी नहीं है, यंगस्टर्स तो सब ओला उबर से ही ट्रेवल कर लेते हैं, कम से कम बड़े शहरों में। लेकिन अगर आप जिस टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओला या उबर के थ्रू आपने नहीं मंगाया है, लंबी दूरी आप जाना चाहते हैं, तो पहला काम कर लीजिए कि टैक्सी के सामने और पीछे से उसकी फ़ोटोग्राफ निकाल लीजिए और अपने नियर एंड डियर्स को उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। आप ऐसा ड्राइवर की उपस्थिति में करिए ताकि ड्राइवर को ये पता हो कि आपने उसका आगे पीछे से नंबर या आगे पीछे का हिस्सा फोटो खींचकर किसी को भेजा है। अगर उसके मन में कोई खुराफात भी होगी तो वो अपनी दिमाग से वो निकाल देगा उस खुराफात को। कारण उसका वही है कि उसे यह आभास होगा कि इसने मेरी गाड़ी का नंबर या मेरी फ़ोटो खींचकर भेजी है अपने किसी जानने वाले के यहाँ। अगर वो पूछ ले आपसे कि भाई ये फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं, तो उसको आप बताइए कि देखिए गाड़ी का नंबर याद नहीं रहता, गाड़ी का नंबर अपने पास इसलिए रखा है कि अगर सामान कोई गाड़ी में भूल जाए तो हम नंबर से इसके बारे में पता करें, ढूंढें, टैक्सी स्टैंड पर आपका रजिस्ट्रेशन कहीं न कहीं यहाँ पर होगा ज़रूर। अगर वो बदमाश होगा, अगर वो पहले तो अगर वो सही होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो वो कहेगा कि आप क्यों फ़ोटो के चक्कर में पड़ रही हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए। आपका सामान अगर छूट जाता है, भूल जाता है, आप मुझे बताइए, मैं फ़ौरन संभाल कर उसे रख लूँगा, आप जहाँ कहेंगी वहाँ भिजवा दूँगा, या आप जब भी आएंगे या आएंगी वो सामान मैं दे दूँगा। लेकिन अगर वो खुराफाती व्यक्ति होगा, क्रिमिनल बिहेवियर का टैक्सी ड्राइवर होगा, तो वो इरिटेट होगा। वो ये कहेगा कि हमें लगता है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप कोई दूसरी टैक्सी कर लें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि इस आदमी के मन में कोई न कोई खुराफात ज़रूर है। इसीलिए वो इस बात से इरिटेट हो रहा है कि आप गाड़ी के नंबर की या गाड़ी की पीछे से और आगे से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप ओला उबर से इतर कोई भी सवारी गाड़ी से कहीं लंबी दूरी की यात्रा तय कर रहे हों तो उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।